चलो, तो अब तक जो डिस्कशन हम कर चुके, अब उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर फिर से देखते। जैसे कि हमने पहले इलेक्ट्रिसिटी और सर्किट्स के ऊपर कुछ क्वेश्चंस किए थे, अभी हम पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस से रिलेटेड और फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं, है ना। तो वैसे ही करना है आपको, पेपर पेन लेके भी बैठना है, आपकी बुक भी आपके साथ होनी चाहिए, आपको जो भी कंसल्ट करना है बुक से भी कर सकते हो आप। और वेरी इंपॉर्टेंटली, जो क्वेश्चंस आपको लगे ऐसा कि आपको उसकी प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए, उसको लिख लिख के प्रैक्टिस करो, है ना। वीडियो को आप जब चाहो तब पॉज कर सकते हो, पॉज करके क्वेश्चन को देखो कि आंसर क्या लिखा हुआ है, और उसके अलावा अगर कोई एडिशनल कोई इंपॉर्टेंट चीज़ उसमें मैं ऐड करता हूँ तो आप उसमें ऐड कर लें। तो पहला क्वेश्चन जो है, क्योंकि हम पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बात करने वाले हैं, तो पोटेंशियल से रिलेटेड बात होगी, और पोटेंशियल से रिलेटेड बात होगी तो हमको समझना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है ना। तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसका डेफिनेशन, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में हम किसी पॉइंट पर चार्ज को लेकर के आने में किए गए काम को पोटेंशियल बोलते हैं। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है ये समझना ज़रूरी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज द रीजन around a charged body, charged particle, within which its influence can be experienced, that is within which it can attract or repel another charged body। समझो, एक वायर है, चार्ज है, या एक पार्टिकल है, चार्ज्ड पार्टिकल है, प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, तो उसके आसपास एक रीजन होगा जिसमें अगर कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल या कोई दूसरी चार्ज्ड बॉडी आएगी तो वो उस पहले वाले चार्ज पार्टिकल की वजह से उस रीजन में कोई फोर्स, आइदर रिपल्शन और अट्रैक्शन महसूस करेगा। ये रीजन उस पार्टिकल का जहाँ पर उसका फोर्स या उसका इम्पैक्ट या उसका इन्फ्लुएंस महसूस किया जा सकता है, उस रीजन को हम उसका इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, ठीक है ना। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डेफिनेशन है, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इज द रीजन अराउंड अ चार्ज बॉडी विद इन विच इट्स इन्फ्लुएंस कैन बी एक्सपीरियंस्ड और विद इन विच इट कैन अट्रैक्ट और रिपेल अनदर चार्ज बॉडी। इसी के साथ जुड़ा हुआ है डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इनसाइड एन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। दोनों क्वेश्चंस को जोड़ करके सिंगल क्वेश्चन की तरह से देखा जा सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम डिफाइन कर चुके हैं तो फिर डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी भी पॉइंट के पोटेंशियल का क्या मतलब है, तो हमने कहा कि दिस इज द वर्क डन टू ब्रिंग अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी, चाहे आप उसको कह दें कि दिस इज अ यूनिट चार्ज, किसी यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से लेकर के उस पॉइंट तक आने में किया गया काम, द वर्क डन टू ब्रिंग अ चार्ज ऑफ या ब्रिंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट, टू दैट पॉइंट जिसकी हम बात कर रहे हैं, सिचुएटेड इनसाइड एन इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट वर्क डन इज इक्वल टू द पोटेंशियल। आपको इसका एक सेकेंड, अगर ये ब्राइट ज़्यादा लग रहा है मैं इसकी ब्राइटनेस थोड़ी कम कर देता हूँ। आई होप दिस इज गुड नाउ। आप अपने इंस्ट्रूमेंट की ब्राइटनेस बढ़ा सकते हो लेकिन कम नहीं कर सकते। मैं इसका साइज़ भी थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ जिससे कि आप इसको पढ़ भी सको कि द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at any point in an electric field is the amount of work done in bringing a unit positive charge from infinity to that point। तो इन्फिनिटी से किसी पॉइंट P तक लेकर के आने में किया गया काम जो है, दैट इज वो इसका क्या है, दैट इज द पोटेंशियल ऑफ दिस पॉइंट। चलो, डिफाइन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। दो पॉइंट्स इन द सेम इलेक्ट्रिक फील्ड, उन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, यानी एक का पोटेंशियल माइनस दूसरे का पोटेंशियल, दोनों अलग अलग पोटेंशियल पे होंगे, यानी इन्फिनिटी से उन दोनों पॉइंट्स तक लाने में किसी यूनिट चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को उन पॉइंट्स तक लेके आने में किए गए जो काम होते हैं, हाँ, जो वर्क होते हैं वो अलग अलग होंगे। तो अलग अलग पोटेंशियल होंगे तो द डिफरेंस बिटवीन दीज टू वर्क्स is actually the potential difference between 2 points situated inside the same electric field।
तो हम कहते हैं कि दो जो सेम इलेक्ट्रिक फील्ड में अलग अलग पॉइंट हैं, उनमें से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेकर के जाने में किए गए काम को हम पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। The potential difference between 2 points in an electric field is the amount of work done in bringing a unit positive charge from one point to other. V equal to क्या लिखते हैं? V equal to W upon Q, where Q is the charge, V is the potential difference, and W is the work done. तो वर्क डन अपॉन चार्ज इज दिस पोटेंशियल डिफरेंस। ऐसा ही यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज जूल पर कूलॉम। वर्क के लिए जूल अपॉन कूलॉम, जूल पर कूलॉम विच इज नोन एज वोल्ट। ये बात हम कर भी चुके हैं अभी 1-2 दिन पहले। इटालियन साइंटिस्ट हैं अलेक्जेंड्रो वोल्टा, उनके नाम पर इसका नाम रखा गया। हाउ विल यू मेंटेन अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द ends of a wire or conductor, or how will you create the potential difference between the two ends of the wire? We can do this by connecting the two ends on the two terminals of a battery or a cell. किसी सेल या किसी बैटरी के दो टर्मिनल्स पर किसी कंडक्टर को कनेक्ट करने से उसके दोनों एंड्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, और ये तब तक रहता है जब तक स्विच ऑन रहता है या जब तक वो दोनों टर्मिनल से जुड़ा रहता है एज अ क्लोज एंड कंटिन्यूअस पाथ। तो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस पोटेंशियल डिफरेंस ओनली द करंट फ्लोज, द चार्ज फ्लोज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो चार्ज फ्लो नहीं होगा। This is done by connecting a battery or a dry cell across the ends of a conductor. In a cell or a battery, a potential difference is maintained between the electrodes by the chemical processes going on inside it between the electrodes and the electrolytes. That's it, है ना? तो ये बात हमको पता चल गई। बिल्कुल सिंपल छोटे छोटे क्वेश्चन है, लेकिन सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफाइन इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, ओम्स लॉ हम पढ़ चुके हैं। ओम्स लॉ में हम कह रहे हैं कि ओम्स लॉ बताता है V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I एंड V इक्वल टू IR, तो R इज द रेशियो ऑफ V एंड I। तो R को हम कहते हैं कि दिस इज द टेंडेंसी ऑफ, यानी रेजिस्टेंस को हम कहते हैं दिस इज द टेंडेंसी ऑफ अ वायर, दिस इज द टेंडेंसी ऑफ अ कंडक्टर टू अपोज द फ्लो ऑफ चार्ज। Resistance, the resistance of a conductor is its property by virtue of which it opposes the flow of current through it. It is equal to the ratio of potential difference applied across the conductor to the current flowing through it. Resistance, potential difference upon current, R equal to V upon I, है ना? कंप्लीट हमारा वो हो गया इसका आंसर। और जो R का यूनिट होगा वो वोल्ट अपॉन एम्पियर होगा, जिसको हम ओम बोलते हैं। ओम इज रिप्रेजेंटेड बाय ओमेगा। स्टेट ओम्स लॉ, ड्रॉ अ सर्किट डायग्राम टू एस्टैब्लिश अ रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ अ रजिस्टर एंड टू एंड्स ऑफ अ रजिस्टर एंड कीप कुछ ये मिसप्रिंट हो गई है, यहाँ पे दिख नहीं रहा। फ्लोइंग थ्रू बिटवीन, स्टेट ओम्स लॉ, ड्रॉ अ सर्किट डायग्राम टू एस्टैब्लिश अ रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ अ रजिस्टर एंड करंट, दिस इज करंट, है ना, I, करंट फ्लोइंग थ्रू इट। मतलब V और I के बीच में V और I के बीच में रिलेशन बताना है, वो उसके लिए बताने वाला सर्किट डायग्राम, यानी ओम्स लॉ का हमको सर्किट डायग्राम बताना है। तो ओम्स लॉ क्या है कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, है ना? हमने अलग से भी लिया हुआ है ये। यहाँ पे है ना, ठीक है।
This law states that the current I flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference V applied across its end, provided the temperature and other physical conditions remain unchanged. हाँ, अगर टेम्परेचर एंड अदर कंडीशंस अनचेंज रहते हैं तो करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू एंड्स ऑफ द कंडक्टर. हाँ, तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I. इसको शो करने वाला जो हमारा डायग्राम होगा, सर्किट डायग्राम, वो हम वैसे भी कई बार बनाते रहते हैं. एक नाइक्रोम वायर कनेक्टेड बिटवीन द टू एंड्स ऑफ अ वोल्ट मीटर, या इसके साथ पैरेलल में एक वोल्ट मीटर लगाया, इधर एक अमीटर लगाया और इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दो लाइक दिस. यहाँ पे एक की लगा दो, क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है, तो ये प्लस होगा ये माइनस होगा, ये प्लस होगा ये माइनस होगा. द प्लस ऑफ एमीटर एंड वोल्ट मीटर शुड फेस द प्लस ऑफ द बैटरी, एंड देन हम इसको इस तरह से शो कर सकते हैं. हाँ, दिस इज RH, रियोस्टैट. रियोस्टैट इज द वेरिएबल रेजिस्टेंस. ये एक ओपन सर्किट है, क्लोज करना है तो ऐसे दिखा दो, की दिखा दो. यहाँ पे ये बैटरी है ही, यहाँ पे हमने अमीटर वोल्ट मीटर दिखाए हुए और ये रेजिस्टेंस है. तो ये ओम्स लॉ का एक्सपेरिमेंट है जो हमको ये प्रूव करता है कि V is directly proportional to I. The question was कि draw a circuit diagram to establish a relation between potential difference across the two ends of the of a resistor and the current flowing through it. फिर एक और क्वेश्चन है कि देखो, विद द हेल्प ऑफ अ सर्किट डायग्राम, अभी उसी टाइप का एक सर्किट डायग्राम बना हुआ है, वहाँ पे रियोस्टैट था, यहाँ पे नहीं है. तो कहता है कि विद द हेल्प ऑफ अ सर्किट डायग्राम एक्सप्लेन हाउ वुड यू फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर. वायर का रेजिस्टेंस कैलकुलेट कैसे करते हैं, ये ओम्स लॉ से ही होता है, लेकिन ओम्स लॉ का क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ओम्स लॉ का नहीं है, ये अलग क्वेश्चन है कि कैसे करेंगे. तो मतलब हम सर्किट डायग्राम ये बनाए हैं, हमने कहा कि भाई एक रेजिस्टेंस है, उसमें पैरेलली एक वोल्ट मीटर लगा हुआ है, मीटर लगा हुआ है, बैटरी है, की है. हाँ, तो अननोन रेजिस्टेंस, हमें ये नहीं पता है इसका रेजिस्टेंस कितना है, ये कैलकुलेट करना है. तो कैसे कैलकुलेट होगा, हम ये सर्किट बना रखा है हमने जिसमें वोल्ट मीटर अमीटर लगा हुआ है, हम यहाँ पे की लगाएंगे तो इसमें करंट पास होने लग जाएगा. करंट पास होगा तो V भी कुछ वैल्यू देगा और A भी कुछ वैल्यू देगा. जो भी वैल्यू V की और A की I की आएंगी, मतलब कि पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू V और करंट की वैल्यू I जो आएंगी, वो यहाँ पर SI यूनिट में लिख देंगे, है ना. SI यूनिट में लिख देंगे. क्यों कहा मैंने, क्योंकि वोल्ट मीटर तो जनरली वोल्ट में ही होता है, लेकिन एमीटर कभी कभी मिली एम्पियर में भी वैल्यू दे रहा होता है, मतलब मिली एमीटर होता है, तो उसको फिर मिली एमीटर जो वैल्यू आएगी, मिली एम्पियर में जो वैल्यू आएगी, उसको एम्पियर में कन्वर्ट करना पड़ेगा. एंड आई होप यू अंडरस्टैंड कि मिली मतलब 10⁻³ होता है. तो जैसे हमें इस तरह की वैल्यू आ गई कि 100 मिली एम्पियर, तो हम लिखेंगे 100 इंटू मिली मतलब 1/1000. 10⁻³ को हम 1/1000 भी लिख सकते हैं. तो मिली की जगह हमने लिख दिया 1/1000, एम्पियर की जगह एम्पियर ही लिखा रहने दिया, तो ये 1/10 या 0.1 एम्पियर हो गया. वी नीड टू कन्वर्ट इट इनटू SI यूनिट बिफोर कैलकुलेटिंग. तो वो यही क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि R कैसे निकालोगे, अननोन रेजिस्टेंस. तो R इक्वल टू V, जो कि वोल्टेज, जो कि हमें हमारा पोटेंशियल डिफरेंस पता चलेगा हमारे वोल्ट मीटर से, और एमीटर की जो वैल्यू होगी, उन दोनों को SI यूनिट्स में अगर ज़रूरत पड़े तो कन्वर्ट करके उन दोनों का रेशियो ही रेजिस्टेंस है. व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रेजिस्टेंस एंड रजिस्टर. हाँ, सिंपल क्वेश्चन है, हम पहले भी पढ़ते पढ़ते भी डिस्कस कर चुके हैं. रेजिस्टेंस इज द टेंडेंसी ऑफ अ कंडक्टर टू अपोज द फ्लो ऑफ चार्ज, ये तो आप जानते ही हो. फिर रजिस्टर क्या होता है, हमने कहा था कि रजिस्टर इज अ कंडक्टर हैविंग
अप्रिशिएबल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो रेजिस्टेंस एक टेंडेंसी है, रजिस्टर एक वायर है, एक कंडक्टर है, जिसका अप्रिशिएबल रेजिस्टेंस मतलब कि जो कनेक्टिंग वायर है, जो ट्रांसमिशन वायर है, उससे ज़्यादा अगर रेजिस्टेंस होता है तो हम उसको अप्रिशिएबल रेजिस्टेंस बोलते हैं। हमारे सारे अप्लायंसेस जो है वो रेजिस्टर हैं। तो द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच अ मटीरियल अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस एंड एनी मटीरियल विच हैज़ सम रेजिस्टेंस इज कॉल्ड अ रेजिस्टर, है ना। तो आप जो डेफिनेशन मैंने आपको बताई है उसका ध्यान रखें कि मैं लिखवा देता हूँ आपको यहाँ पे इसके लिए कि अ रजिस्टर इज अ कंडक्टर having an appreciable resistance, appreciable resistance जिसका हो। Name a device used to change the resistance of a circuit. इट इज़ रियोस्टैट। हम थोड़ी देर पहले बात कर ही रहे थे, रियोस्टैट जो है वो वेरिएबल रेजिस्टेंस कहलाता है। नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस आपको बिल्कुल याद होना चाहिए, हमने रिसेंटली पढ़ा भी है, कल ही देखा हमने कि R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, मतलब लेंथ ऑफ द वायर, मतलब जितना लंबा वायर होगा उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा। R इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी जितना ज़्यादा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा, यानी जितना ज़्यादा थिकनेस होगी वायर की उतना कम रेजिस्टेंस होगा, या जितनी कम थिकनेस होगी वायर की उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा, है ना। तो R इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ए, दोनों को जोड़ देंगे तो R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन ए, वहाँ से आता है R इज इक्वल टू रो L अपॉन ए। हाँ, इस रो को हम रेजिस्टिविटी बोलते हैं एंड दिस इज connected to the resistance of a wire as the nature of the material, कि अगर मटेरियल का नेचर है कि उसकी रेजिस्टिविटी बहुत कम है। व्हाट इज रेजिस्टिविटी? टेंडेंसी ऑफ द मटेरियल टू अपोज द फ्लो ऑफ चार्ज। रेजिस्टिविटी को भी हम अलग से डिफाइन करते हैं, तो हम कहते हैं कि रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल हैविंग यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। रो L अपॉन ए में L का वैल्यू 1 मीटर और A का वैल्यू 1 स्क्वायर मीटर अगर रख दें तो R और रो बराबर होंगे, तो हम कहते हैं रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर हैविंग अ यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। यानी 1 मीटर लंबा वायर 1 स्क्वायर मीटर की थिकनेस अगर हो तो इस तरह के कंडक्टर का रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी के एग्जैक्टली बराबर होता है। तो as a constant at a constant temperature, the resistance of a conductor depends upon the following factors. 1. Length. Resistance R of a conductor is directly proportional to its length L, that is R is directly proportional to L. Area of cross section. Resistance R of conductor is inversely proportional to its area of cross section A. R is inversely proportional to A. And nature of the material. Resistance also depends on the nature of the material of which the conductor is made. The resistance of a copper wire is much less than that of a nichrome wire of some length and area of cross section. Combining the above factor we get R is directly proportional to L upon A, R equal to rho L upon A. हमने ऑप्शन में यहाँ पे और द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट रो इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस विच डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल। ठीक है ये बात। अब डिफाइन द टर्म रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर, वही बात जो हम अभी कर रहे थे, गिव इट्स एसआई यूनिट, 2 क्वेश्चन हैं। हाँ, तो हेंस रेजिस्टिविटी इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ क्यूब ऑफ अ मटेरियल ऑफ साइड 1 मीटर व्हेन करंट फ्लोज परपेंडिकुलर टू इट्स ऑपोजिट फेस, है ना। आप इसको रहने दो, आप इसको ऐसे ही बोल दो, अपने फॉर्मूला से ले लो, R इक्वल टू रो L अपॉन A से, कि इफ़ L इक्वल टू 1 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 1 स्क्वायर मीटर, तो R विल बी इक्वल टू रो, यानी कि द रो इज इक्वल टू द रेजिस्टेंस
of a wire having unit length and unit area of cross section. This is a better definition we will follow. ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी आपको निकालना आता ही है, रो इक्वल टू आर इंटू ए अपॉन एल, वेयर R is ohm, A is meter square, that is meter into meter, हमने कल ही किया था ये तो, और L is मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, ओम मीटर आपका ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी आ गया है. Distinguish between the terms electrical resistance and resistivity of a conductor. Electrical resistivity of a conductor remains constant at a particular temperature, whereas electrical resistance of a conductor changes with change in length or area of cross section of the conductor. अगर at a given temperature हम देखें कि रेजिस्टिविटी की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट है, हाँ, वो किसी एक पर्टिकुलर वायर की, तो वायर का मटेरियल से, जैसे कॉपर इज़ अ मटेरियल, कॉपर से बना हुआ वायर है, वो छोटा है चाहे बड़ा है, उसका रेजिस्टिविटी सेम रहेगा हमेशा एट अ गिवन टेम्परेचर, लेकिन रेजिस्टेंस उसका लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से बदल जाता है. इसके साथ में एप्लीकेशन ऑफ दिस फॉर्मूला लिखा हुआ है, कॉपर वायर ऑफ रेजिस्टिविटी 1.6 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर हैज़ अ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ 20 इंटू 10⁻⁻4 सेंटीमीटर स्क्वायर. कैलकुलेट द लेंथ ऑफ इट्स ऑफ दिस वायर रिक्वायर्ड टू मेक अ 10 ओम कॉइल. तो आपको क्या क्या गिवन है, यहाँ पे आपको गिवन है कि R इज इक्वल टू 10 ओम, रेजिस्टिविटी इज गिवन 1.6 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर, एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी इन्होंने दे दिया है, लेकिन सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया है ना. A इज 20 इंटू 10⁻⁻4 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब आपको ये बात समझना पड़ेगी कि सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कैसे बदलना है ना. सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, हाँ, और हम आपको पहले से समझा चुके हैं कि सेंटी जहाँ है वहाँ पे 1/100 समझ लो, तो 1/100 मीटर इंटू 1/100 मीटर लिख सकता हूँ ना मैं इसको. तो इसको हम ऐसा समझ सकते हैं, ये 10⁻2 है, ये 10⁻2 है, ऊपर जाएगा तो 10⁻⁻2 हो जाएगा, ये भी दोनों ऊपर जाएंगे 10⁻⁻2 हो जाएंगे. तो इसको हम 10⁻2 मीटर इंटू 10⁻2 मीटर बोल सकते हैं. और मीटर इंटू मीटर तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, 10⁻2 इंटू 10⁻2 क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 10⁻4. पावर ऐड हो जाती है जब मल्टीप्लिकेशन साइन हो बीच में 10 के, तो है ना, और मीटर स्क्वायर. तो आपने सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया. इस सेंटीमीटर स्क्वायर की जगह ये वैल्यू डाल दो 10⁻4, तो ये हो जाएगा 20 इंटू 10⁻4, तो पहले ही था, अभी इसकी जगह 10⁻4 स्क्वायर मीटर आ गया. तो ये हो गया 20 इंटू 10⁻8 मीटर स्क्वायर. ठीक है, तो A भी आ गया, R भी आ गया, रो भी आ गया. कहते हैं L निकालो, कैलकुलेट लेंथ ऑफ द वायर. तो हम कहते हैं कि देखो जी फॉर्मूला है R इक्वल टू रो L अपॉन A. तो L का फॉर्मूला बन जाएगा R इंटू A अपॉन, ये ऊपर गया तो रो, ये इधर जाएगा, ये नीचे आ जाएगा. इनकी वैल्यूज डाल दो. क्या था हमारा R 10 था, तो 10 इंटू 20 इंटू 10⁻8 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻8, ऐसे ही है. तो ये तो कट गया. अब ये हो गया 200, और इस पॉइंट को ऊपर ले जाओ तो 2000 अपॉन 16. तो देख लो, ये मतलब हो गया 250 अपॉन 2 यानी 125. 125 मीटर इज गोइंग टू बी लेंथ ऑफ दिस वायर.
ठीक है। वायर को स्ट्रेच करने वाले क्वेश्चन मैं आपको कल सिखा चुका हूँ, न्यूमेरिकल में जो आते हैं। फिर इस सीरीज़ का, रेसिस्टिविटी सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन है कि हाउ कैन वी क्लासीफाई स्लाइड्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर हाउ कैन वी क्लासीफाई सॉलिड्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर रेजिस्टिविटी वैल्यूज़। तो रेजिस्टिविटी वैल्यूज़ की बेसिस पर हम उनको बेसिकली ये 3 कैटेगरीज जो लिखा है, इसमें टेबल थोड़ी सी मतलब इनका जो कंसेप्ट है उसको थोड़ा सा ये कर लें कि वी हैव, हम इनको 2-3 कैटेगरी जो लिखते हैं हमारी बुक में थोड़ा सा ऊपर नीचे किया हुआ है। मतलब मेटल्स के बाद में सेमीकंडक्टर्स आते हैं और उसके बाद में हमारे इंसुलेटर्स आते हैं। तो सेमीकंडक्टर्स या इंसुलेटर्स जो हैं, इंसुलेटर्स एक तो अलॉयज़ होते हैं, है ना, अलॉयज़ अलग होते हैं और सेमीकंडक्टर्स अलग होते हैं। ये अलग अलग तरह के मटेरियल्स हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर रेजिस्टिविटी वैल्यूज सॉलिड्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। कंडक्टर्स मतलब दे अलाउ द करंट टू पास थ्रू देम। इंसुलेटर्स दे डू नॉट अलाउ द करंट टू पास थ्रू देम। और सेमीकंडक्टर्स जो हैं वो उनकी रेजिस्टिविटीज़ जो होती हैं वो इंसुलेटर्स और कंडक्टर्स के बीच में आती हैं, है ना। तो सेमीकंडक्टर्स में कुछ अलॉयज़ को भी शामिल किया जा सकता है। हालांकि सेमीकंडक्टर जो है वो बेसिकली एलिमेंट्स हैं, है ना, वो एलिमेंट्स जो मेटल नॉन मेटल दोनों की कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं, जैसे जर्मेनियम एंड सिलिकन। हम पीरियोडिक टेबल में देखते हैं कि आपका सिलिकन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, ऊपर बोरॉन, ये सब सेमीकंडक्टर्स थे। मतलब ये सब जो थे ये मेटलॉइड्स थे। जो मेटलॉइड्स होते हैं वो सेमीकंडक्टर्स होते हैं ना। और सिलिकन एंड जर्मेनियम तो बहुत ज़्यादा यूज़ किए ही जाते हैं। तो कंडक्टर्स, मेटल्स एंड देयर अलॉयज हैव लो रेजिस्टिविटी इन द रेंज ऑफ 10⁻⁸ to 10⁻⁶ ओम मीटर। उनको हम कहते हैं कंडक्टर्स। दीज आर known as good conductors of electricity. They offer very low resistance to the flow of current. Copper and aluminium have lowest resistivities. ये इसमें आप सिल्वर को ऐड करो, सबसे कम सिल्वर की होती है और उसके बाद कॉपर एंड एल्यूमिनियम सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, लेकिन रेजिस्टिविटी सबसे कम जो है वो सिल्वर की है। इंसुलेटर्स, दीज आर द सब्सटेंसेस विच हैव लार्ज रेजिस्टिविटीज़। हाँ, इंसुलेटर्स जो हैं वो सब्सटेंसेस हैं जिनकी रेजिस्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है। जैसे रबर हो गया, प्लास्टिक हो गया, ग्लास हो गया, उनकी 10⁻12 to 10⁻17 ओम मीटर की रेंज में रेजिस्टिविटी होती है। इस वजह से रेजिस्टेंस इतना ज़्यादा होता है कि वो अलाउ ही नहीं करते करंट को उनसे पास होने के लिए। और सेमीकंडक्टर्स आर द सब्सटेंसेस हुज रेजिस्टिविटीज आर इन बिटवीन द दोज ऑफ कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। मतलब इनके बीच की 10⁻⁻6 से 10⁻4 ओम मीटर तक की हो सकती है। जर्मेनियम एंड सिलिकन आर टिपिकल सेमीकंडक्टर्स विच आर ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस इन चिप्स फैब्रिकेशन। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, ओम्स लॉ से टच करते थे। अब कल हम केमिकल कॉम्बिनेशंस ऑफ कंडक्टर्स की बात करेंगे, मतलब रजिस्टर्स की बात करेंगे। रजिस्टर आज हमने डिफाइन किया है कि वो कंडक्टर विच हैज़ एन अप्रीशिएबल रेजिस्टेंस इज नोन एज रजिस्टर। तो रजिस्टर को किस तरह से हम सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन में कंबाइन करते हैं उसके बारे में कल हम बात करेंगे। थैंक यू।